अंटार्कटिका वर्ल्ड का सबसे कूलेस्ट कॉन्टिनेंट, जिसका अब तक का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर -93 डिग्री सेल्सियस तक डिटेक्ट किया गया है। अंटार्कटिका की डिस्कवरी कैप्टन जेम्स कुक ने ईयर 1772 से 1775 के बीच में की थी। ये एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर थे जो कि सदर्न ओशियन से सदर्न हेमिस्फीयर तक का सफर कर रहे थे और वहीं से अंटार्कटिका की डिस्कवरी एक्सीडेंटली हुई। जब जेम्स कुक सदर्न हेमिस्फीयर तक पहुंचे तो वहाँ का वेदर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था। बहुत तेज स्नो स्टॉर्म चल रहा था, हाई वेव्स फॉर्म हो रही थी, ठंड बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से जेम्स ने अपने मिशन से वापस आके बोला था कि कोई भी अंटार्कटिका तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन ये जेम्स की कही हुई बात बहुत बार गलत प्रूव करी जा चुकी है। इसी तरह ये 1910 में एक और मिशन की शुरुआत हुई। ये मिशन सिर्फ अंटार्कटिका तक ही लिमिटेड नहीं था। ये मिशन था अंटार्कटिका के सबसे हार्श एंड एक्सट्रीम वेदर को क्रॉस करके साउथ पोल तक पहुंचना और कई सवालों के जवाबों को ढूंढना जो कि अब तक सिर्फ एक मिस्ट्री बने हुए हैं। तो क्या हुआ था इस मिशन में? क्या ये मिशन सक्सेस हुआ? क्या इस मिशन को कोई दूसरा भी ऑब्जर्व कर रहा था? एंड क्यों ये मिशन, जो कि शुरू तो बहुत ही मोटिवेशन और जोश से हुआ था, लेकिन एट दी एंड कितने लोग बच पाए इस मिशन में? जानेंगे सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। So hello and welcome back to my YouTube channel and let's start to demystify the Terra Nova expedition। कैप्टन रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट एक रॉयल नेवल ऑफिसर एंड एक्सप्लोरर, जिनका बर्थ 6 जून 1868 को इंग्लैंड में हुआ था। स्कॉट को शिप्स एंड नेवी का शौक बचपन से ही था, इसीलिए स्कॉट ने सिर्फ 13 साल की एज से नेवल ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी और स्कॉट ने कुछ टाइम बाद रॉयल नेवल भी ज्वाइन कर लिया था। स्कॉट का मैक्सिमम टाइम शिप पे ही पास होता था, इसीलिए वो काफी कम टाइम में बहुत कुछ सीख गए थे नेवल सर्विसेज के बारे में। स्कॉट ने अपने करियर में फास्ट प्रमोशन किए थे। 1890s तक स्कॉट को कई नेवल मिशन पे भी जाने का मौका मिला, जिससे उनका एक्सपीरियंस और मिशन पे कैसे सरवाइव किया जाता है इसका नॉलेज और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अब इतना कुछ सीखने के बाद स्कॉट का आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसी जगहों को और भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करने का इंटरेस्ट बढ़ रहा था। एंड 1900 में रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड रॉयल नेवल सोसाइटी ने मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक अंटार्कटिका एक्सपेडिशन प्लान किया। इस एक्सपेडिशन का नाम दिया गया डिस्कवरी एक्सपेडिशन और इस मिशन में स्कॉट को लीड करने के लिए बोला गया था। स्कॉट को एज अ लीडर अपॉइंट करने वाले क्लीमेंट्स मार्खम थे, जो कि उस टाइम रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। एंड क्लीमेंट्स मार्खम स्कॉट और उसकी ब्रेवरी एंड सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की स्मार्टनेस को बहुत अच्छे से जानते थे, पुराने नेवल मिशन के ड्यूरेशन से ही। एंड यहाँ से रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट को अपना पहला मिशन लीड करने को मिला, जो कि आगे चल के एक सक्सेसफुल मिशन रहा, स्कॉट और उसकी टीम की ब्रेवरी की हेल्प से। इस मिशन के सक्सेस के बाद स्कॉट और उनकी टीम को कई सारे अवार्ड और प्रमोशंस दिए गए, जैसे कि पैटर्न गोल्ड मेडल फ्रॉम रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड कमांडर और द रॉयल विक्टोरियन ऑर्डर जैसे टाइटल से भी सम्मानित किया गया स्कॉट को। सिर्फ इतना ही नहीं, काफी सारे न्यूज चैनल्स एंड पेपर में इंटरव्यू भी प्रिंट हुए। अब ये तो बस स्कॉट के एक्सप्लोरिंग फील्ड की शुरुआत थी, क्योंकि स्कॉट के लाइफ के सबसे बड़ा ड्रीम मिशन की तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई थी, जो कि था अंटार्कटिका के साउथ पोल तक पहुंचना। एंड डिस्कवरी मिशन के सक्सेस होने के 10 साल बाद स्कॉट की लाइफ में एक फिर से टर्निंग पॉइंट आता है, जहाँ स्कॉट डिसाइड करते हैं अंटार्कटिका के साउथ पोल पे जाके सबसे पहला ब्रिटिश फ्लैग को लगाना और साउथ पोल को जियोग्राफिकली एंड साइंटिफिकली रिसर्च करना। इस मिशन के लिए स्कॉट ने खुद से रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी और रॉयल नेवल सोसाइटी के साथ में एक मीटिंग करते हैं, जिसमें कि स्कॉट अपने अंटार्कटिका के साउथ पोल जाने का प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं और इस मिशन से होने वाले ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेनिफिट्स के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि उस टाइम मीटिंग में बैठे सभी लोग स्कॉट को पहले से ही जानते थे और जानते थे कि स्कॉट अपने हर मिशन को रिस्पॉन्सिबली प्लान करते थे। देन इस साउथ पोल मिशन के बारे में जानने के बाद रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों ही राजी हो गए इस मिशन के लिए और एक टीम को अरेंज किया, जिसमें कि नेवल ऑफिसर्स, रिसर्चर और जियोलॉजिस्ट भी शामिल थे और ये सभी लोग अपनी फील्ड के एक्सपीरियंस्ड लोग थे, जिसमें कुछ लोगों को स्कॉट पहले से ही जानते थे, जैसे कि डॉक्टर एडवर्ड विल्सन, ये स्कॉट के क्लोज फ्रेंड और डिस्कवरी मिशन में भी साथ थे। एडगर इवेंस, जो कि सीमैन एंड स्लेजिंग एक्सपर्ट था और ये भी डिस्कवरी मिशन में स्कॉट के साथ में था। विलियम लैशली, ये एक इंजीनियर थे और ये भी बाकियों की तरह पिछले एक्सपेडिशन में साथ में था। अब इस मिशन के लिए सिर्फ लोग ही नहीं सेलेक्ट किए गए थे, बल्कि कुछ पोनी हॉर्सेस और स्लेज डॉग्स को भी टीम के साथ में जाने के लिए सेलेक्ट किया गया था। स्कॉट ने 33 स्लेजिंग डॉग्स और 19 मंचूरियन पोनी हॉर्सेस का यूज किया, जो सामान को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करने वाले थे। अब इस साउथ पोल के मिशन के लिए स्कॉट ने पूरी डिटेल और स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कर ली थी एंड हर चीज पहले से ही डिसाइड करी हुई थी, जैसे कि कौन से रूट से निकलना है और कहाँ पे बेस बनाया जाएगा, कहाँ पे रिसर्च होगी और उनका बेस साउथ पोल से कितना दूर होगा। एंड नाउ वो दिन आ गया था जब स्कॉट और उसकी टीम को फाइनली साउथ पोल के लिए निकलना होगा। डेट था 29 नवंबर 1910। स्कॉट और उसकी टीम लिटिलटन न्यूजीलैंड से टेरा नोवा शिप में बैठ के अंटार्कटिका के लिए निकलती है। स्कॉट और उसकी टीम जिस शिप में बैठ के गए थे उसका नाम था टेरा नोवा शिप। अब स्कॉट को सदर्न ओशन को क्रॉस करते हुए केप क्रोजिया रॉस आइलैंड पे अपना बेस बनाना था, लेकिन हार्श वेदर एंड आइस ग्लेशियर्स की वजह से शिप को आगे ले जाना पड़ा,
क्योंकि बर्फ की मोटी लेयर शिप को क्रॉजर आइलैंड तक ले जाने में रोक रही थी। इसी वजह से स्कॉट ने डिसाइड किया शिप दूसरे आइलैंड पे ले जाके रोकने का। जनवरी 1911 को स्कॉट और उसकी पूरी टीम एक दूसरे आइलैंड पे पहुंचती है जिसका नाम था केप इवन रॉस आइलैंड, और वहीं पे अपना बेस बनाना सही समझा क्योंकि अंटार्कटिका का वेदर मोस्टली खराब ही रहता है। लेकिन रॉस आइलैंड बाकी जगहों के कंपैरिजन में बेस बनाने के लिए बेटर ऑप्शन था क्योंकि रॉस आइलैंड जैसी जगह से सामान को ट्रांसपोर्ट करना ज्यादा इजी था और उस जगह पे बेस बना के रिसर्च करना भी ज्यादा कंपैटिबल था। रॉस आइलैंड पे पहुंचने के बाद स्कॉट और उसकी टीम ने शिप से सप्लाईज को अनलोड करना स्टार्ट किया, बेस कैंप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया और कुछ ही दिनों में 70% तक बेस बन के रेडी हो गया। जो भी मेन सप्लाईज बेस के लिए चाहिए थी उन चीजों को पहले रेडी कर लिया गया, जैसे कि साउथ पोल जर्नी के लिए फ्यूल, फूड सप्लाईज, और बाद में धीरे धीरे कुछ ही वीक्स में पूरा बेस बन के रेडी हो गया जिसमें कि रिसर्च से रिलेटेड इक्विपमेंट्स और ग्रोसरीज को भी रखा गया। स्कॉट ने अपने बेस का नाम केप इवंस हट रखा था। अब बारी थी जर्नी को शुरू करने की क्योंकि साउथ पोल की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। साउथ पोल केप इवंस बेस से अप्रॉक्स 1445 किलोमीटर दूर था। आप ये सोच रहे होंगे कि बेस को साउथ पोल से इतनी दूर बनाने की क्या जरूरत थी, साउथ पोल के पास में भी तो अपने बेस को बना सकते थे। अंटार्कटिका का साउथ पोल रीजन वन ऑफ द डेडलीस्ट रीजन में से एक है। साउथ पोल का एक्सट्रीम वेदर, और जैसे जैसे हम साउथ पोल के लिए आगे बढ़ते हैं वेदर एक्सट्रीम एंड स्नो विंड्स देखने को मिलती हैं जो कि 300 किलोमीटर पर आवर तक हो जाती हैं। इसी ज्योग्राफी और सेफ्टी रीजन को देखते हुए स्कॉट ने रॉस आइलैंड को ठीक समझा अपने बेस के लिए क्योंकि स्कॉट पहले भी अंटार्कटिका मिशन के लिए उस जगह को एक्सप्लोर कर चुका था। इसी वजह से स्कॉट रॉस आइलैंड पे बेस के लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल था। अब बढ़ते हैं जर्नी के अगले लेवल पर जो था डिपोर्ट लेइंग। साउथ पोल की जर्नी के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत थी, इसीलिए स्कॉट ने पहले ही डिपोर्ट लेइंग की जर्नी शुरू कर दी। डिपोर्ट्स बेसिकली शेल्टर्स बनाए जाते हैं किसी भी मिशन के लिए जिसमें कि खाना, फ्यूल और बाकी जरूरी सामान को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर किया जा सके क्योंकि साउथ पोल की जर्नी छोटी और आसान नहीं होने वाली थी। पूरे 1445 किलोमीटर का रास्ते को ट्रेवल करना था स्कॉट और उसकी टीम को, इसीलिए स्लेज डॉग्स और पोनी हॉर्स की हेल्प से फूड आइटम, फ्यूल और जरूरी इक्विपमेंट्स को डिपोर्ट्स तक पहुंचाया गया। स्कॉट ने अपनी जर्नी के लिए टोटल 6 to 7 डिपोर्ट्स बनवाए थे और हर एक डिपोर्ट अप्रॉक्स 100 किलोमीटर दूर था दूसरे डिपोर्ट से। इन सभी डिपोर्ट में एनर्जी ड्रिंक, मेडिकल सप्लाईज और फ्यूल को रखा गया था। इतने सामान को डिपोर्ट्स तक पहुंचाने में टीम को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि स्कॉट को लगा था कि पोनी हॉर्सेस इस मिशन के लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहा क्योंकि स्कॉट ने पहले भी पोनी हॉर्सेस के साथ में कई मिशन को सक्सेसफुली रीच किए थे। लेकिन इस बार का केस थोड़ा स्कॉट के हाथों से बाहर निकल रहा था। अब तक स्कॉट ने जितने भी मिशंस किए थे वो उतने हार्श और एक्सट्रीम कंडीशन में नहीं थे, लेकिन साउथ पोल का ये मिशन स्कॉट की सोच से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। इसी वजह से कुछ पोनीज रास्ते में ही मारे गए, लेकिन जो स्लेज डॉग्स स्कॉट के साथ में आए थे वो पोनी हॉर्सेस के कंपैरिजन में अपने काम को बेहतर परफॉर्म कर रहे थे और सप्लाईज को डिपोर्ट्स तक पहुंचाने में बहुत हेल्पफुल साबित हुए। स्कॉट के माइंडसेट एंड प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्कॉट की साउथ पोल पूरी जर्नी 4 महीनों की होने वाली थी, जिसमें से 2 महीने साउथ पोल तक पहुंचना एंड 2 महीने साउथ पोल से वापस केप इवंस बेस पर आना था। इसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्कॉट ने डिपोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया था ताकि जर्नी के ड्यूरेशन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। अब फाइनली डिपोर्ट और बेस से रिलेटेड सारा काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गया था। अब वो दिन आ गया था जब स्कॉट को अपनी टीम के साथ साउथ पोल की जर्नी शुरू करनी थी। स्कॉट ने अपनी टीम के लिए 4 लोगों को और सेलेक्ट किया जो साउथ पोल की जर्नी के लिए स्कॉट के साथ में जाने वाले थे, और जो लोग स्कॉट के साथ में जाने वाले थे उनका नाम था डॉक्टर एडवर्ड विल्सन, लॉरेंस ओट्स, हेनरी बोर्स एंड एडगर इवेंस। ये सभी लोग इस मिशन के लिए पहले से प्रिपेयर थे और इन सब ने पहले भी कभी न कभी मिशन पे जा चुके थे। ये सारे बेस्ट लोग थे साउथ पोल की जर्नी के लिए। इनके अलावा पोनी हॉर्सेस और स्लेज हस्की डॉग्स को भी शामिल किया गया इस मिशन में क्योंकि इन हस्की डॉग्स एंड पोनीज की हेल्प से साथ में लेके जाने वाले सप्लाईज को खींचा जाना था। 1 नवंबर 1911 को स्कॉट अपनी टीम के साथ साउथ पोल के लिए निकलते हैं। स्कॉट की जर्नी का सबसे पहला हर्डल सामने आता है रॉस आइसी शेल्फ, जिसको कि द बैरियर भी बोलते हैं। ये एक फ्लैट आइसी शीट थी जो साउथ पोल के रास्ते में सबसे पहले आती थी। स्कॉट और उनकी टीम को यहाँ पहले कुछ स्मूथ प्रोग्रेस मिली, बट वेदर और गेल स्टॉर्म विंड्स की वजह से उनकी स्पीड स्लो हो गई, जिसकी वजह से फिजिकल एग्जॉस्शन जैसा फील होने लगा था सबको। लेकिन स्कॉट और उनकी टीम अभी भी काफी जोश में थी और उनको उन सभी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा ये पहले से पता था। इसीलिए स्कॉट अपनी टीम के साथ साउथ पोल की मोटिवेशन लेके आगे बढ़ते जा रहे थे। दिसंबर 1911 को स्कॉट द बैरियर को क्रॉस करके बियर्डमोर ग्लेशियर पे पहुंचे। यहाँ से स्कॉट और उसकी टीम की प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली थी क्योंकि यहाँ से रास्ता इंक्लाइन हो गया था, मतलब की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से सबकी बॉडी में फिजिकल स्ट्रेन और भी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली थी क्योंकि बियर्डमोर के रास्ते में धीरे धीरे पोनी हॉर्स और स्लेज हस्की डॉग्स की डेथ होती जा रही थी और जो
जो सप्लाईज को डॉग और पोनीज लिफ्ट करने वाले थे, अब वो भी स्कॉट और उसकी टीम को करना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी टीम आगे बढ़ती जा रही थी। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से टीम की स्पीड कम होती जा रही थी। लेकिन बीच रास्ते में हार मान के वापस लौट जाना सबसे बड़ी गलती हो सकती थी स्कॉट और उसकी टीम की। जनवरी 1912 बियर्ड मोर ग्लेशियर को क्रॉस करके स्कॉट और उसकी टीम पोलर प्लेट्यू पहुंचे। अब तक टीम के 8 पोनी हॉर्स और 20 स्लेज डॉग्स मारे जा चुके थे, एक्सट्रीम हार्श वेदर और रिसोर्सेज की कमी पड़ने की वजह से। अब टीम को पोलर प्लेट्यू पर अपना सफर को आगे बढ़ाना था। ये एक फ्लैट बट एक्सट्रीम कोल्ड रीजन था एंड यहाँ का वेदर कंडीशन और भी ज्यादा चैलेंजिंग था। टीम को कांस्टेंट स्नोफॉल और जीरो टेम्परेचर और फोर्स विंड्स को फेस करना पड़ रहा था। इस रीजन में टीम का पेस और भी ज्यादा स्लो हो गया। फिजिकल एग्जॉशन की वजह से हेल्थ भी डिग्रेड होने लगी। इसी तरह स्कॉट और उसकी टीम आगे बढ़ते गए एंड फाइनली स्कॉट को साउथ पोल की एक झलक दिखाई दी। ये देख के टीम का खोया हुआ जोश और मोटिवेशन वापस आने लगा। टीम और तेजी से आगे बढ़ने लगी एंड 17 जनवरी 1912 को टीम फाइनली साउथ पोल पहुंच गई। लेकिन जब स्कॉट साउथ पोल तक पहुंचा तब उन्होंने जो देखा उसको देख के सभी शॉक में रह गए। सबको इतनी महीनों की मेहनत और प्रोग्रेस सब बेकार फील होने लगी। स्कॉट ने वहां देखा एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर जिसका नाम था रोवाल्ड अमुंडसेन 34 दिन पहले ही साउथ पोल पे आके अपने फ्लैग को लगा चुका था। स्कॉट को ये देखे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये अमुंडसेन यहाँ पे कब और कैसे पहुंचा और इस बारे में स्कॉट को जानकारी कैसे नहीं पता थी। अमुंडसेन भी साउथ पोल की जर्नी के लिए कब निकला है, ऐसे क्वेश्चन स्कॉट और उसकी टीम के दिमाग में घूम रहे थे। रोवाल्ड अमुंडसेन इस एक्सपेडिशन का विलन है या फिर एक बहुत ही स्मार्ट एक्सप्लोरर है, ये अब आप डिसाइड करना। रोवाल्ड अमुंडसेन एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर और रिसर्चर था। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना क्योंकि रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर था और रोवाल्ड अमुंडसेन एक नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर था। अमुंडसेन भी स्कॉट की तरह कई बार आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन की तरफ अपनी टीम के साथ रिसर्च करने के लिए आता था। अमुंडसेन अपने करियर के शुरू से ही एज ए एक्सप्लोरर काम करता आ रहा था। एक्चुअली अमुंडसेन और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट का प्लान कभी साउथ पोल का था ही नहीं, उनका प्लान था नॉर्थ पोल जाने का। लेकिन जब अमुंडसेन और उसकी टीम नॉर्थ पोल की प्लानिंग कर रहे थे तब उनको पता चला कि कुछ अमेरिकन एक्सप्लोरर रॉबर्ट पेरी एंड फ्रेडरिक कुक 1909 में पहले ही नॉर्थ पोल पे सबसे पहले पहुंच चुके हैं और अब नॉर्थ पोल पे जाने का उतना कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं अमुंडसेन का। लेकिन अब नॉर्थ पोल की प्लानिंग लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, इसीलिए अमुंडसेन ने अपनी टीम से कुछ भी नहीं बताया कि अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब रोवाल्ड अमुंडसेन अपनी टीम और स्लेज डॉग्स के साथ शिप पे बैठे तब अमुंडसेन ने अपनी टीम मेंबर्स को बताया कि वो अब नॉर्थ पोल की तरफ नहीं बल्कि साउथ पोल की तरफ जाएंगे। ये सुन के टीम मेंबर्स को थोड़ा शॉक लगा, लेकिन स्कॉट के टीम मेंबर्स की तरह अमुंडसेन की टीम भी कुछ कम नहीं थी। अमुंडसेन के टीम मेंबर्स ने अमुंडसेन को स्माइल देते हुए बोला कि जहाँ पे टीम का लीडर लेके जाएगा हम वहाँ चल देंगे। और ये सुनकर अमुंडसेन अपनी जर्नी को भी शुरू कर देता है। अमुंडसेन साउथ पोल पहुंचने के बाद अपना बेस बनाया जिसका नाम था फ्राम हीन, जो कि रॉस आइस शेल्फ के सदर्न एज पे था। वहीं से अमुंडसेन और उसकी टीम ने अपनी जर्नी की शुरुआत की और स्कॉट से 34 दिन पहले ही साउथ पोल पहुंच के 14 दिसंबर 1911 को अमुंडसेन ने नॉर्वेजियन फ्लैग को साउथ पोल पे लगा दिया। एक मजे की बात बताऊं, अमुंडसेन को स्कॉट के साउथ पोल मिशन के बारे में पता था, लेकिन स्कॉट को अमुंडसेन के मिशन के बारे में नहीं पता था। और स्कॉट एंड अमुंडसेन पुराने राइवल भी रह चुके हैं, जस्ट बिकॉज दोनों ही एक्सप्लोरर थे एंड दोनों को ही अपने काम में फर्स्ट रहना बहुत पसंद था। अब वापस आते हैं स्कॉट और उसकी टीम पे। जब स्कॉट और उसकी टीम ने अमुंडसेन के फ्लैग को देखा तो वो काफी डिसअपॉइंटिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग था उन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी स्कॉट ने वहाँ पे अपने ब्रिटिश फ्लैग को लगाया क्योंकि सेकंड आए तो क्या हुआ, इतनी हार्ड वर्क और सैक्रिफाइस करके वहाँ तक पहुँचे थे। अब स्कॉट और उसकी टीम ने अगले दिन 18 जनवरी 1912 को अपने बेस वापस जाने का डिसीजन लिया। लेकिन अब यहाँ से जो शुरू होने वाला था उसके बारे में स्कॉट ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि रिटर्न जर्नी की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी। जब अगले दिन स्कॉट और उसकी टीम वापस जाने के लिए निकले तब उनको सेम रास्ता रिटर्न जर्नी के लिए भी लेना था जिस रास्ते से स्कॉट और उसकी टीम साउथ पोल तक पहुंचे थे। अब रिटर्न जर्नी के लिए उनके पास कोई भी स्लेज डॉग या फिर पोनी हॉर्स नहीं बचा था। दैट्स व्हाई उनको अपना सारा सामान खुद ही उठा के वापस जाना था। जब स्कॉट और उसकी टीम रिटर्न जर्नी में बियर्ड मोर ग्लेशियर को क्रॉस कर रहे थे उस टाइम एडगर इवन को अपनी हालत कुछ सही नहीं लग रही थी। फोर्स्ड बाइट की वजह से उनके हाथ के स्किन काफी इंजर्ड हो चुकी थी एंड हैवी स्नोफॉल की वजह से उनके सर पे चोट भी लगी हुई थी। रास्ते में चलते हुए एडगर इवेंस एकदम से कोलैप्स हो गए। जब स्कॉट ने अपने फ्रेंड की ऐसी हालत देखी तो उनका खुद का मोटिवेशन पूरी तरह से टूट रहा था। स्कॉट ने जब इवेंस को उठाया और उसकी नर्व्स को चेक किया तब स्कॉट समझ गया कि अब इवेंस को बचा पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। स्कॉट और उसके बाकी के टीम मेंबर्स के पास भी अब समय कम बचा हुआ था क्योंकि सभी टीम मेंबर्स फिजिकली कहीं न कहीं अनस्टेबल जरूर थे, इसीलिए स्कॉट और उसकी टीम आगे बढ़ते रहे। अब स्कॉट को अगला अनएक्सपेक्टेड झटका तब लगा
जब 17 मार्च 1912 को लॉरेंस ओट्स, जो कि टीम का सबसे हीरोइक मेंबर था, उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। उस टाइम टीम के सभी लोग टेम्परेरी शेल्टर में थे, जो कि उन्होंने रॉस आइस शेल्फ के प्लेन पे बनाया था, क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। लॉरेंस के हाथ पैर में फ्रॉस्ट बाइट डिजीज काफी ज्यादा फैल चुकी थी, बॉडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। लॉरेंस ये बात समझ गया था कि अब वो ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएगा एंड लॉरेंस अपनी टीम के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता था। इसीलिए लॉरेंस ने अपनी टीम से आखिरी वर्ड्स बोले, जो कि थे आई एम जस्ट गोइंग आउटसाइड और मे बी सम टाइम। इन वर्ड्स का मतलब था कि वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो अब कभी वापस नहीं आने वाले हैं। ये बोलने के बाद लॉरेंस अपने शेल्टर टेंट से बाहर चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद में ही उनकी डेथ हो जाती है। स्कॉट ने लॉरेंस को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन लॉरेंस अपना मन बना चुके थे और अपने फिजिकली प्रॉब्लम्स की वजह से काफी ज्यादा पेन में भी थे। वेदर इतना ज्यादा एक्सट्रीम था और स्नो स्टॉर्म इतनी तेजी से चल रही थी कि लॉरेंस की बॉडी कहाँ चली गई ये किसी को भी नहीं पता चल पाया। अगले कुछ दिनों तक वेदर बहुत ही सीवियर रहा। स्कॉट और बचे हुए टीम मेंबर्स उसी टेंट में वेदर का नॉर्मल होने का वेट कर रहे थे, ताकि वो अपनी रिटर्न जर्नी को फिर से शुरू कर सके, क्योंकि उनका नेक्स्ट डिपोट, जो कि था 1 टन डिपोट, वो बस 18 किलोमीटर ही उनसे दूर था। वहाँ पहुँचने से स्कॉट और उसकी पूरी टीम को खाना, फ्यूल सप्लाईज और मेडिकल किट्स भी मिल जाती, लेकिन स्कॉट और बाकी टीम मेंबर्स बैठ के सिर्फ वेदर का नॉर्मल होने का ही वेट करते रह गए। स्टारवेशन एंड ओवर एग्जॉस्शन की वजह से स्कॉट के साथ एडवर्ड विल्सन एंड हेनरी बोर्स की भी रॉस आइलैंड पे डेथ हो जाती है। अब बेस पे जो कुछ लोग बचे थे, जो कि साउथ पोल के लिए नहीं गए थे, वो बेसिकली रिसर्चर्स थे जो कि केप इवेंट्स बेस पर अपनी रिसर्च को कंडक्ट कर रहे थे। अब स्कॉट और उसकी टीम की एक्सपेक्टेड रिटर्न थी अप्रैल 1912 तक, लेकिन जब स्कॉट और उसकी टीम एक्सपेक्टेड डेट से ज्यादा दिन बीत जाने पर भी वापस नहीं आए तो बेस के लोगों में टेंशन बढ़ गई और उस समय अंटार्कटिका में विंटर सीजन चल रहा था। वेदर बहुत ज्यादा खराब था, इसीलिए बेस के लोग चाहते हुए भी स्कॉट और बाकी मेंबर्स को ढूंढने नहीं जा पा रहे थे। नवंबर में जब अंटार्कटिका का वेदर थोड़ा नॉर्मल हुआ, तब बेस के लोगों ने एक सर्च पार्टी बनाई, जिसमें उनका लीडर था डॉक्टर एडवर्ड एटकिंसन। वो एक मेडिकल डॉक्टर थे जो इस मिशन में स्कॉट के साथ में गए थे एंड डॉक्टर एडवर्ड एटकिंसन को ही बेस का लीडर भी बनाया गया था। 12 नवंबर को स्कॉट और उसके बाकी मेंबर्स की डेड बॉडी रॉस आइलैंड पे उनकी टेंट में मिली। वहाँ पे स्कॉट, एडवर्ड विल्सन एंड बोर्स की बॉडी तो मिल गई, लेकिन लॉरेंस ओट्स, जो कि अपनी टेंट से बाहर चले गए थे, उनकी बॉडी कभी भी नहीं मिल पाई। बॉडी के साथ साथ कई चीजें भी निकाली गई, जैसे बचा हुआ पानी, अनकुक्ड फूड, थोड़ा फ्यूल एंड एक डायरी। ये डायरी स्कॉट की थी। स्कॉट ने इस डायरी में अपने साउथ पोल की जर्नी के बारे में सब कुछ लिखा था, उनके साउथ पोल के मिशन के फनी पार्ट्स, फिर उनके स्लेज डॉग्स एंड पोनीज की डेथ एंड कैसे वो साउथ पोल तक पहुंचे एंड जब वो पहुंचे तब उन्होंने अमुंडसेन का नॉर्वेजियन फ्लैग देखा। उसके बाद जब वो वापस हुए तब उनकी वापसी की एक पेनफुल स्टोरी। लगभग सब कुछ मेंशन था स्कॉट की उस डायरी में। स्कॉट की उस डायरी के लास्ट वर्ड जो लिखे थे वो थे, फॉर गॉड्स सेक लुक आफ्टर अवर पीपल। इन लाइंस को स्कॉट ने अपने टीम मेंबर्स और उनकी फैमिली को डेडिकेट किया और लिखा, हम सब ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया और अब हम सब वापस नहीं आ सकते एंड हम सब अपनी डेथ को एक्सेप्ट करते हैं और सबकी फैमिली के वेल बीइंग के लिए हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट करते हैं। डायरी की लास्ट एंट्री 29 मार्च 1912 को लिखी गई थी। सर्च पार्टी उनकी बॉडी को उठा के अपने साथ नहीं ले गए, उनकी बॉडी को वहीं पे बरी करके उसके ऊपर एक वुड का क्रॉस सिंबल लगा दिया। ये सिंबल उनकी ब्रेवरी और सैक्रिफाइस का सिंबल था। अब मिशन के बचे हुए मेंबर्स को लेने टेरा नोवा शिप 10 जनवरी 1913 को वापस आती है एंड 10 फरवरी 1913 को सब ब्रिटेन वापस पहुंचे। उनका वेलकम एक सौरो और ऑनर के साथ में किया गया। रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी की तरफ से उन्हें काफी एक्नॉलेज किया गया। डॉक्टर एडवर्ड एटकिंसन को एज अ लीडर अवार्ड दिए गए। जिस तरह उन्होंने वहाँ के सिचुएशन को संभाला वो वाकई एक हीरोइक मूवमेंट था उनके लिए। मीडिया एंड इंटरव्यूज लिए गया टीम मेंबर्स का। वापस आके एक ऑनर और सौरो का मूवमेंट था सभी के लिए। जब स्कॉट और बाकी मेंबर्स के घर में उनके बारे में उनकी डेथ की रिपोर्ट्स दी गई तो वो काफी इमोशनल मूवमेंट था सबकी फैमिली के लिए। सबकी फैमिली मेंबर्स ने उनको सपोर्ट किया था इस मिशन के लिए और वो उन सबका वापस आने का भी वेट कर रहे थे। उनसे बताया गया कि स्कॉट और बाकी सबकी बॉडी वहीं पे एक ब्रेवरी का सिंबल के लिए छोड़ दिया गया है। ये सुन के स्कॉट की वाइफ को थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उनके अंदर एक एडमायरिंग की भावना भी जागरूक हुई। स्कॉट और बाकियों का सैक्रिफाइस कभी भी वेस्ट नहीं गया। स्कॉट और उनकी टीम का इंटेंशन सिर्फ साउथ पोल तक पहुंचना ही नहीं था, अंटार्कटिका का ज्योग्राफी और वहां पे रिसर्च करना भी था। स्कॉट और उसकी टीम ने वहां पे अंटार्कटिका के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन के सैंपल्स कलेक्ट किए। इन सैंपल्स में फॉसिल्स भी थे जो प्रूफ करते हैं कि अंटार्कटिका कभी एक लैंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाला कॉन्टिनेंट था। और इस रिसर्च ने ड्रिफ्ट थ्योरी को भी सपोर्ट किया। ग्लेशियोलॉजी एंड मीटियोरोलॉजी में आइस शीट्स, ग्लेशियर और वेदर का कंडीशन डिटेल में रिकॉर्ड किया, जो उस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। मरीन बायोलॉजी को भी अच्छे से स्टडी किया। सी लाइफ
के भी डाटा को कलेक्ट किया, जो कि अंटार्कटिका के इकोसिस्टम को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं आपसे पूछूं आपने इस पूरी जर्नी से क्या सीखा, तो आप क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर बताना। अगर मैं बताऊं तो कहूंगा टीम वर्क एंड अ ग्रेट लीडरशिप। स्कॉट ने अपनी टीम को बहुत ही अच्छे से एंड कामली संभाला, पैनिक मूवमेंट्स पे भी किसी से लड़ाई नहीं की और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा। एंड इसी तरह से टीम मेंबर्स ने अपने काम पूरी तरह से करने की कोशिश की, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम सामने क्यों ना आई हो। लॉरेंस ओट्स ने तो यहाँ तक खुद को सैक्रिफाइस कर दिया ताकि वो खुद दूसरों पे बर्डन ना बन सके। अब बात करें रोआल्ड अमुंडसेन के साउथ पोल के सक्सेस के बारे में, तो अमुंडसेन को नॉर्वेजियन गवर्नमेंट से मैक्सिमम अमाउंट में अवार्ड्स एंड मेडल्स दिए गए। अमुंडसेन का मेन फोकस सिर्फ साउथ पोल तक पहुंचना था, जबकि स्कॉट का साउथ पोल तक पहुंचना तो था ही एंड साइंटिफिक रिसर्च करना भी था। स्कॉट ने अपने मिशंस में किसी भी डॉग्स को मार के खाने की कोशिश नहीं की, जबकि अमुंडसेन अपने साथ 90 स्लैश डॉग्स को लेके गया था, जिसमें से जरूरत पड़ने पे कुछ को मार के खाए भी थे। यही डिफरेंस था अमुंडसेन और स्कॉट दोनों के मिशन में। सो कैसी लगी आज की एक इंस्पायरिंग एंड डेडली वीडियो? कमेंट में जरूर बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।